जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 26 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शुभांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? आंसर हो जाएगा एक्सियोम 4 मिशन। तो अभी अमेरिका का एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया है। तो इसी मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है। दोस्तों, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है ना, ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। वहीं पर ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है और 90 मिनट में ये पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। ठीक है, और यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, बहुत सारी खोजें करते हैं। तो अब वहीं पर गए हैं कौन? शुभांशु शुक्ला जी। किस मिशन के तहत गए हैं, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। एक्सियोम 4 मिशन। ये मिशन जो है 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा जी के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं और वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शुभांशु शुक्ला है, ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु शुक्ला जी का संबंध है लखनऊ उत्तर प्रदेश से और उनका संबंध भारतीय वायुसेना से भी है। दोस्तों, जो एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया है, इसमें 4 क्रू मेंबर हैं, यानी 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं। तो इसमें पहला नाम है पेगी विट्सन का, जो कि अमेरिका की हैं और ये इस मिशन की कमांडर हैं। दूसरा नाम है शुभांशु शुक्ला का, ये भारत के हैं और ये इस मिशन में पायलट के रूप में गए हैं। तीसरा नाम है स्लावोस उजनानस्की का, जो कि पोलैंड के हैं, ये मिशन विशेषज्ञ के रूप में गए हैं। और तिबोर कापू, जो कि हंगरी के हैं, ये भी मिशन विशेषज्ञ के रूप में गए हैं। दोस्तों, ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, इसमें 60 से अधिक प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें से भारत के 7 प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि कुल टोटल 60 प्रयोग होने हैं, जिसमें से 7 प्रयोग भारत के होंगे। तो जो भारत के प्रयोग होंगे उसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि, मानव स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीव व्यवहार पर अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये बात भी याद रखनी है कि ये जो मिशन है एक्सियोम 4, ये 14 दिन का मिशन है। 14 दिन बाद ये सभी वापस आ जाएंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री इंसुलिन पेन भी लेकर के वहाँ पर गए हुए हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और अंतरिक्ष में जाता है तो जो इंसुलिन पेन है ये किस प्रकार से काम करेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या है? 115 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 115 है। इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नामक संस्था ने इसको जारी किया है। इस संस्था का मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इस बार ग्लोबल पीस इंडेक्स का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें 163 देशों को शामिल किया गया था। दोस्तों, इन 163 देशों में उनकी शांति की स्थिति के आधार पर उनकी रैंक जारी की गई है। यानी कि इस इंडेक्स में ये देखा गया है कि कौन सा देश कितना शांत है या कितना अशांत है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो वैश्विक शांति है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। तो आप सभी लोग देखते ही हैं कि देशों के बीच जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रही है। अभी आपने देखा होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ी थी, जिसमें अमेरिका भी बीच में आया, और रूस और यूक्रेन के बीच में तो लगातार युद्ध चल ही रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों वैश्विक शांति में भी गिरावट हो रही है। भारत इस इंडेक्स में 115वें स्थान पर है, जबकि जो पाकिस्तान है वो 146वें स्थान पर है, बांग्लादेश से 124वें और अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, यानी 163वें स्थान पर है। यानी सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन है? वो है अफगानिस्तान, जो कि 163वें स्थान पर है। दुनिया के टॉप 5 शांतिपूर्ण देश कौन है? तो आइसलैंड पहले स्थान पर है। तो 2008 से लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है आइसलैंड। आयरलैंड दूसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रिया
चौथे और 5वें स्थान पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये इंडेक्स भी आप नोट कर लें। चलिए कुछ ऐसे इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में लॉन्च किए गए हैं। जैसे दोस्तों अभी हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी UNDP के द्वारा, जिसमें 193 देश शामिल थे, आइसलैंड पहले और भारत 130वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि फ्रांस की संस्था है। इसमें 180 देश शामिल थे, नॉर्वे पहले, भारत 151वें स्थान पर रहा है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 को अभी हाल ही में जारी किया गया था, 170 देश इसमें शामिल थे, भारत 36वें स्थान पर रहा। दोस्तों अभी हाल ही में WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 को जारी किया गया है, जिसको जारी किया था विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने। इसमें 118 देश शामिल थे, स्वीडन पहले और भारत 71वें स्थान पर रहा है। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 को अभी हाल ही में जारी किया गया है, तो इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया था। 193 देश इसमें शामिल थे, फिनलैंड पहले और भारत 99वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम की सरकार ने जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसे OBC का दर्जा दिया है। इसके अलावा असम की सरकार ने यह भी कहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनमें पर्यवेक्षक के पदों पर 50% आरक्षण दिया जाएगा ट्रांसजेंडर समुदाय को। अब दोस्तों ट्रांसजेंडर समुदाय असम में शिक्षा, सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। असम की बात हुई है तो राजधानी इसकी दिसपुर है, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की यहां पर 7 सीटें। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने किस नाम का नया रक्त समूह खोजा है? आंसर हो जाएगा ग्वादा नेगेटिव। ठीक है, तो ग्वादा नेगेटिव करके एक नया रक्त समूह खोजा गया है फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो दोस्तों फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने ग्वाडेलोप नामक जो स्थान है वहां पर एक महिला में दुनिया का 48वां रक्त समूह खोजा है, जिसका नाम है ग्वाडा नेगेटिव या G नेगेटिव। देखिए मुख्य रूप से दोस्तों रक्त के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, जिसमें A, B, AB और O होता है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है ब्लड की, तो ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो इसका pH मान कितना होता है? 7.4, जो कि थोड़ा क्षारीय होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। RBC का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन का। RBC की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने। दोस्तों रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? O। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? AB। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन है? विटामिन K। रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजेन। और रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन है? RBC। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। रक्त में सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है? आयरन यानी लोहा। अगला क्वेश्चन है, इफ्को के द्वारा किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो दोस्तों जो इफ्को है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो भारत में फर्टिलाइजर बनाने का काम इफ्को के पास है। तो अब यही इफ्को जो है वो ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। ठीक है, यह जो संयंत्र होगा यह ब्राजील के कुरिटिबा शहर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए इफ्को, नैनोवेंसन और ब्राजील की जो कंपनी है नैनोफर्ट, इन दोनों के बीच में साझेदारी हुई है। तो यह जो संयंत्र स्थापित किया जाएगा ब्राजील में, इसमें हर साल 4.5 करोड़ लीटर नैनो उर्वरक का उत्पादन किया जाएगा। देखिए ये जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? ब्राजील में मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कॉफी जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर बात हुई है नैनो उर्वरक की। तो नैनो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? तो
ये बहुत ही सूक्ष्म फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिससे ये पत्तियों के माध्यम से, जड़ के माध्यम से फसल में जल्दी असर करते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, जिसके कारण इनका असर भी बहुत तेजी से होता है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को की बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, और यह किसानों की सहकारी समितियों के द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ब्राजील की भी बात हुई है, तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो यह साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर आप साउथ अमेरिका महाद्वीप देख पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील है। राजधानी है इसकी ब्रासिलिया। राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा, और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है पुर्तगाली। ब्राजीलियाई रियाल यहाँ की करेंसी है। अमेजन नदी और अमेजन वर्षा वन यहीं पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा इसका हॉकी। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो 2014 में हॉकी विश्व कप के दौरान उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था भारत के लिए। उनका संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने 183 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 67 गोल किए हैं। उन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। ये दोनों फैक्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार कब शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 2018 में। यानी कि जो जेसीबी साहित्य पुरस्कार है ये 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन अब 2025 में जाकर के इसको बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अंतर्गत जो लेखक होते थे उन्हें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, और जो उस रचना का अनुवादक होता था उसको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। यानी कि काफ़ी बड़ी रकम दी जाती थी इस पुरस्कार के अंतर्गत, लेकिन अब ये पुरस्कार भी बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत सहित कितने देशों को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 6 देशों को। तो देखिए दोस्तों, अभी 6 देशों को कौन सा अवार्ड मिला है? ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड। तो इस अवार्ड को पाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो इसमें भारत तो शामिल है ही, इसके अलावा मॉरिशस, मैक्सिको, मॉन्टेनेग्रो, फिलीपींस और यूक्रेन भी शामिल है। भारत को ओ श्रेणी में यह सम्मान दिया गया है, जो कि यह बताता है कि भारत तंबाकू छोड़ने में मदद करने वाले प्रयासों के लिए काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। और इस अवार्ड को देने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कौन सा देश या कौन सी संस्था तंबाकू के नियंत्रण में अपनी भूमिका निभा रहा है। अगला क्वेश्चन है कॉन्व-एक्स थर्ड अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा रोमानिया। ठीक है, तो रोमानिया में कॉन्व-एक्स थर्ड अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों यह अब तक का सबसे बड़ा परमाणु आपातकालीन अभ्यास है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के द्वारा और रोमानिया सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति में वैश्विक प्रतिक्रिया प्रणाली की जांच करना। यानी कि अगर कहीं परमाणु ऊर्जा का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो उस समय पूरा विश्व किस प्रकार से उसमें रिएक्ट करेगा, इसके लिए ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों यह अभ्यास हर 2-3 साल में आयोजित होता रहता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं IAEA की, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोला जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके मेंबर हैं 178। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। इसका काम है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण, सुरक्षित और संरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना। यानी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए, इसके लिए ये एजेंसी काम करती है। अगला क्वेश्चन है डांगेटी जाह्नवी नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो उनका संबंध है आंध्र प्रदेश से।
तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की रहने वाली डांगेटी जानवी नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली इंडियन बन गई हैं। उन्हें 2029 में अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वह टाइटन स्पेस के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन मिशन में भाग लेंगी, जिसमें पृथ्वी की 2 बार परिक्रमा की जाएगी। वह सबसे कम उम्र की विदेशी एनालॉग अंतरिक्ष यात्री भी रह चुकी हैं, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कूपन कोड यूज करें समर 600। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी ऐप पर उपलब्ध है, तो इसको भी प्राप्त कर लें। चलिए अब हम रिवाइज करते हैं कल के करंट अफेयर्स को। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 27। हाल ही में किशोरियों के लिए लॉन्च किए गए नव्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षीय का आयोजन किस देश में हुआ है? आयरलैंड। किस भारतीय विकेट कीपर ने एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए हैं? ऋषभ पंत। नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। संविधान हत्या दिवस 2025 कब मनाया गया है? 25 जून को। दिलीप दोषी का निधन हो गया है, वह कौन थे? क्रिकेटर। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? 99। भारत केन्या संयुक्त स्मारक स्तंभ किस देश में स्थापित किया गया है? केन्या में। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन बनी है? सोना। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हस्तशिल्प वस्तुएं डिस्कस करेंगे, जैसे पोचमपल्ली इकत जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उपपाडा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश से, मुगा रेशम असम से, चंपा सिल्क साड़ी और कपड़े छत्तीसगढ़ से, कच्छ कढ़ाई गुजरात से, तंगालिया शॉल गुजरात से, कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश से, किन्नौरी शॉल हिमाचल प्रदेश से, कानी शॉल जम्मू कश्मीर से और मैसूर सिल्क ये कर्नाटका से संबंधित है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1919 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा कम से कम 5 यूनिट भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सभी लोग अलग अलग बताइएगा, जिससे सभी की रिवीजन हो सके, क्योंकि सभी लोग कमेंट भी पढ़ते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप 5 यूनिट जरूर और बताएं। देखिए दोस्तों, जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स 1800 MCQs की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर जो स्पेशल ऑफर चल रहा है 2025 और 2024 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त करने का, तो इसका जो पैकेज है वो 199 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है। और दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा ऐप पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी मिल जाएगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। और दोस्तों आप जब ऐप पर जाएंगे तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम के लिए 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।